हाय स्टूडेंट्स, यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो फर्स्ट टॉपिक है ये है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपको पता होगा कि कहीं पर भी अगर चार्ज का फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पर फ्लो होती है। प्रीवियस चैप्टर्स में मैंने बताया था आप लोगों को कि चार्ज का फ्लो होने के लिए ये ज़रूरी है कि वहाँ पर चार्ज कैरियर्स हों। चार्ज कैरियर्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो चार्ज को कैरी करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। जैसे कि अगर हमारे पास गैसेस मीडियम है, अगर मीडियम एयर है या फिर गैस है, तो वहाँ पर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। वो होते हैं पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। ये होते हैं वहाँ पर चार्ज कैरियर्स। आपको बताया था मैंने कि नॉर्मल प्रेशर पर जो एयर है वो बिहेव करती है एक इंसुलेटर की तरह, क्योंकि वहाँ पर चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं। चार्ज पार्टिकल्स तो होते हैं लेकिन वो फ्री नहीं होते हैं चार्ज को कैरी करने के लिए। जब लोग प्रेशर कम कर देते हैं तो फिर वहाँ पर चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस हो जाया करते हैं, पॉजिटिव आयन अलग हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन अलग हो जाया करते हैं और चार्ज को कैरी करते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्फ्लुएंस से जो पॉजिटिव आयन हैं वो मूव करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए जहाँ पर चलेंगे पॉजिटिव आयन उस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा आयन की वजह से। यानी कि अगर चल रहे हैं, मान लीजिए इधर चल रहे हैं पॉजिटिव आयन, तो उसकी वजह से करंट फ्लो होगी ऐसे। इलेक्ट्रॉन चलेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो उसके से करंट जो फ्लो होगी वो भी फ्लो होगी इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर दोनों करंट जो होंगी वो ऐड होके नेट करंट बना देंगी। टोटल करंट जो होगी वहाँ पर वो होगी कि करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव आयन एंड प्लस करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बात थी गैसेस मीडियम में। अगर हम लोग प्रेशर बहुत ही कम कर देते हैं तो फिर वहाँ पर जो चार्ज कैरियर्स होंगे वो नेग्लिजिबल हो जाएंगे, तो फिर से वहाँ पर कोई भी करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी और वो एक इंसुलेटर बन जाएगी। यानी कि जो एयर होती है वो नॉर्मल प्रेशर पर एक इंसुलेटर होती है। जब हम लोग प्रेशर को कम कर देते हैं थोड़ा सा तो वो बिहेव करती है कंडक्टर की तरह, और काफ़ी कम प्रेशर कर देते हैं तो फिर वो बिहेव करती है एक इंसुलेटर की तरह, बिकॉज चार्ज कैरियर्स वहाँ पर फिर से डिसअपीयर हो जाया करते हैं। फिर मैंने बताया था आप लोगों को कि लिक्विड में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होते हैं आयन, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। आप लोग अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं किसी भी लिक्विड मीडियम में तो वो दो तरह के आयन्स वहाँ प्रोड्यूस जाया करते हैं, एक पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। इलेक्ट्रिक फील्ड जब एस्टेब्लिश की जाती है दोनों प्लेट्स डालकर किसी भी लिक्विड में, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश की जाती है, तो फिर पॉजिटिव आयन चलते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव आयन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस तरह से चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं जो चार्ज को कैरी करते हैं वन प्लेस से सेकेंड प्लेस तक, और वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाया करती है। फिर आता है सॉलिड मीडियम। सॉलिड्स में जो मेटल्स होते हैं वो होते हैं कंडक्टर्स, क्योंकि वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैंने बताया था आप लोगों को कि जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका न्यूक्लियस से जो गुलामियन फोर्स होता है वो काफ़ी कम होता है, इसलिए ज़रा से रूम टेम्परेचर पर थर्मल एनर्जी गेन करके वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से अलग हो जाते हैं, एटम से अलग हो जाया करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री होते हैं किसी भी मेटल के बीच में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने के लिए, और ये होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हालांकि यहाँ पर पॉजिटिव आयन भी होते हैं लेकिन पॉजिटिव आयन्स जो होते हैं उनकी लोकेशन फिक्स होती है, इसलिए वो चार्ज कैरियर्स इतना बिहेव नहीं कर पाते हैं, बिकॉज चार्ज को कैरी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक नहीं कर पाया करते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं केवल वही चार्ज कैरियर्स हुआ करते हैं। तो फिलहाल हम लोग बात जो कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट की, चाहे कोई सा भी मीडियम हो, चाहे वो मीडियम गैसेस मीडियम हो, चाहे वो मीडियम लिक्विड मीडियम हो, चाहे वो मीडियम सॉलिड मीडियम हो, अगर क्यू चार्ज फ्लो होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक टी टाइम में, तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट आई। अगर क्यू चार्ज टी टाइम में फ्लो हो गया है, जो इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास होगी वो इलेक्ट्रिक करंट होगी आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी ये होगा। आप जानते हैं कि इसका SI जो होता है कूलम्ब, इसका सेकंड, तो SI यूनिट
ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये होगा कूलम, इसका होता है सेकंड, कूलम पर सेकंड, जिसको हम एम्पियर भी कहते हैं। आप देखिए कि इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं पर किसी भी जगह पर चाहे कोई सा मीडियम हो, अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो जाया करता है तो वहाँ पर 1 एम्पियर करंट का फ्लो हो जाया करता है। करंट का जो डायरेक्शन है हम लोग इस तरह से शो करते हैं कि ये माना जाता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी, या नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा। आप देखिए मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर मेरे पास ये एक वायर है, अगर ये एक वायर है और मैंने बताया कि वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते हैं, अभी मैंने डिस्कस किया आप लोगों से, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर। अगर आप लोग यहाँ पर एक बैटरी लगा दें, इसके अक्रॉस में एक बैटरी लगा दें, आप देखिए कि अगर मैंने ये एक वायर लिया, ये एक वायर लेकर, ये एक वायर लेकर मैंने इसके अक्रॉस एक बैटरी लगा दी, सेल या बैटरी लगा दी, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो आप देखेंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। जब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश रहेगी अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर, और वो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। आप देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इसमें पॉजिटिव आयन भी है, लेकिन ये इनकी जो लोकेशन है ये फिक्स है, और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स भी हैं इतने, ये भी हैं इतने। आप देखिए तो जो पॉजिटिव आयन है ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन चल नहीं सकते, अपनी जगह पर फिक्स है, लोकेशन फिक्स है। और इलेक्ट्रॉन जो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे वो करेंगे इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो ये इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, और इस इलेक्ट्रॉन की जो फोर्स इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करेंगे इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना शुरू करेंगे। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ से निकल, ध्यान से समझिएगा कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ से बाहर आएगा, इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर आएगा यहाँ पर इससे, वैसे ही यहाँ से इसके निकट में से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और यहाँ पर एंटर होगा। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा वैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एंटर होगा। इसके अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो नंबर है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए कि जितने पॉजिटिव आयन हैं उतने ही नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, इसलिए जो ये वायर है इस पर कोई चार्ज नहीं है। और जब करंट फ्लो होगी तब भी इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, जितने इलेक्ट्रॉन पहले थे फ्री इलेक्ट्रॉन उतने इलेक्ट्रॉन बाद में रहेंगे। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसके एक एंड से बाहर निकलेगा वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर यहाँ से दूसरे एंड से नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के इसके अंदर एंटर कर जाएगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन चलेगा ऐसे, जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा। तो क्योंकि आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं ऐसे, तो जो करंट फ्लो होगी ये फ्लो होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन, तो करंट फ्लो होगी ये डायरेक्शन होगी करंट की। तो आप देखिए कि I = Q/T। अगर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स चल रहे थे, अगर इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के चलने की वजह से यहाँ पर Q चार्ज फ्लो होता है T टाइम में, तो I = Q/T। ठीक है भाई। आप देखिए कि अगर मैं आपसे कहूँ कि इस वायर में 1 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है, तो उसके लिए पर सेकंड कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उनका फ्लो होना चाहिए। अगर ये निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं। आप देखिए चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि Q = N होता है। अगर कहीं पर N इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो जो चार्ज फ्लो हुआ वो हुआ Q = N। तो हम पुट कर दें, पुटिंग Q = N, पुटिंग Q = N इन इक्वेशन A, तो हमें मिल जाएगा I = NE/T, ये हो जाएगा। ये यहाँ से N निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकंड निकालना है, तो N/T निकालना है, तो N/T जो होगा ये हो जाएगा I/E, ये हो जाएगा। फॉर करंट ऑफ 1 एम्पियर, फॉर करंट ऑफ
1 एम्पियर। तो आई वन में 1 एम्पियर। और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है स्मॉल ई, ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर मैं ये वैल्यू पुट कर दूं ये बी में, तो पुटिंग दिस वैल्यू बी, तो वी गेट कि n/t = आएगा I/E, तो I है 1 एम्पियर और ये है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये तो होगा, तो ये 1 एम्पियर और ये 1.6 × 10⁻⁻19 और Q होता है IT, तो ये कूलम होता है, वो होता है एम्पियर × सेकंड। इससे ये कैंसिल होगा, यहाँ पॉइंट से 10 हो जाएगा, तो n/t = होगा, आप देखिए ये जाएगा 10⁻19 ऊपर प्लस का हो जाएगा, तो 100/16 × 10⁻18 ये कर लेंगे और ये होगा पर सेकंड। 4 से इसे कैंसिल करेंगे 25 ये आएगा, तो n/t निकल के जो आएगा वो आएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, ये इसका मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम चाहते हैं कि किसी वायर में 1 एम्पीयर करंट फ्लो हो फॉर द करंट ऑफ 1 एम्पीयर, अगर हम चाहते हैं कि किसी भी वायर में 1 एम्पीयर करंट फ्लो हो, तो वहां पर जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड होना चाहिए। इसका मतलब उस वायर से 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में फ्लो हो जाने चाहिए। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि 6.25 इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में यहाँ से पहुँच जाए, ये इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब देखिए, समझिए बहुत ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब ये है कि एक सेकंड में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इस एंड से एंटर करेंगे किसी भी इंस्टेंट पर। एक सेकंड में यहाँ पर एक सेकंड में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एंटर कर जाए और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकल जाए। वही इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एंटर करें वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकले, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। फ्लो होने का मतलब ये होता है कि आपको बता दिया कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से एंटर करेगा वैसे दूसरे इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, करंट फ्लो हो जाएगी। आप देखिए इस तरह समझिए कि अगर ये वायर जो है ये 1 मीटर लेंथ का है और अगर इस ये जो वायर है 1 मीटर लेंथ का, अगर इसकी जगह एक वायर होगा 1 किलोमीटर लेंथ का, तो आपको फिर अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, अगर आप ये सोचेंगे कि भाई वही इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से एंटर करता है वही यहाँ से बाहर निकलता है, तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि अगर एक बल्ब लगा हुआ हो, यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है बीच में काट के, एक बल्ब यहाँ लगा हुआ है जिस वायर की लेंथ है 1 मीटर और एक वायर है उसकी लेंथ है 1 किलोमीटर, वहाँ पर भी एक बल्ब लगा हुआ है बीच में, तो फिर तो आपको ऐसा लगेगा कि अगर हम लोग दोनों को स्विच एक साथ ऑन करेंगे तो जिस वायर की लेंथ 1 मीटर है उसका बल्ब पहले चल जाएगा क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहले ही पहुँच जाएगा यहाँ पर, और जो वायर की लेंथ 1 किलोमीटर है वहाँ पर जो बल्ब है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लेंथ ज़्यादा है तो ज़्यादा देर में पहुँचेगा, तो फिर वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो देर में फ्लो हो पाएगी और इसलिए वो बल्ब बाद में जलेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जानते हैं कि जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करते हैं बल्ब जल जाया करता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाया करती है। तो चाहे तो वायर 1 मीटर लेंथ का हो चाहे 1 किलोमीटर लेंथ का हो, जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एंटर करेगा, चाहे वायर लेंथ 1 मीटर चाहे 1 किलोमीटर हो, जैसे ही वायर यहाँ से जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से एंटर करेगा दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएगा और करंट फ्लो हो जाएगी। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरी बात देखिए, एक और बात आती है, वो बात ये आती है कि इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर क्वांटिटी है। अभी मैंने बताया आप लोगों को कि हम लोग ये मानते हैं कि जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है वो डायरेक्शन जो होती है वो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन हम मानते हैं, और जो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन होती है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज, वो हमेशा नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में हुआ करती है। जैसे आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन जा रहे थे ऐसे तो करंट फ्लो हो रही थी ऐसे। आप देख रहे हैं कि जो ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इलेक्ट्रॉन्स थे, ये जा रहे थे इधर तो करंट फ्लो हो रही थी ऐसे। तो अब आप ये देखिए कि वेक्टर है कि स्केलर है। आप ये देखिए कि अगर मैं बनाऊं एक डायग्राम, ये है कि एक वायर ये है
और एक वायर ये और जंक्शन है ये पूरा, ये एंगल 90 डिग्री बनना है। सपोज यहाँ से करंट फ्लो हो रही है I1 = 3 एम्पियर और यहाँ से I2 = 4 एम्पियर और ये एंगल 90 डिग्री। अब आपसे कहा रिजल्टेंट करंट कितनी होगी, तो आप जानते हैं कि अगर यहाँ से 3 एम्पियर करंट आएगी, यहाँ से 4 एम्पियर करंट आएगी, तो इसमें जो करंट जाएगी वो 5 नहीं होगी, वो होगी 7 एम्पियर। ये करंट जो होगी ये 7 एम्पियर होगी। और अगर मैं इन दोनों वायर के बीच की जो एंगल है वो चेंज करूँ, ये करूँ, ये करूँ, ये ऐसे मिला दूँ, तो आप देखिए जो ये करंट है, रिजल्टेंट करंट, इस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ये करंट जो 7 एम्पियर थी वो 7 एम्पियर ही रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्टेंट करंट है वो दोनों करंट के बीच के एंगल पर डिपेंड नहीं करती है, और क्योंकि ये वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करती है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। रीजन बताया कि जो वेक्टर लॉज हैं उनको फॉलो नहीं करती है। या आप देखिए कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक करंट है ये दोनों करंट के बीच के एंगल पर डिपेंड नहीं करती है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। फिर अगर ये बात आती है तो आप सोचेंगे कि यहाँ पर ये एरो क्यों लगा रखे हैं। अगर एरो लगे हुए हम हमेशा किसी भी डायग्राम में इलेक्ट्रिक करंट को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब उसकी डायरेक्शन शो करते हैं। जब डायरेक्शन शो करते हैं तो फिर ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है। तो मैं बताऊँ आप लोगों को कि साइंटिस्ट ने ये माना था कि जिधर चल रहा है पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन वो होगी, जिधर चल रहा है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पर जो ये एरो है, ये एरो केवल पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जो ये एरो है आप बताएंगे, और वो आपसे पूछेंगे कि ये एरो क्यों लगा रखा है, अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो आप बताएंगे कि जो ये एरो लगा हुआ है ये पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन को या नेगेटिव चार्ज के फ्लो की अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट है ये वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करती है, इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, आप देखिए कि अगर हम बात करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल की, तो आप देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या है। फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल मैंने बताया अभी आप लोगों को, मैंने आपसे कहा कि अगर मैंने एक कोई वायर ली, मान लीजिए कि मैंने एक वायर ली, ये वायर है या कोई मेटल पीस है, तो मैंने आपसे बताया कि वहां पर बहुत सारे एटॉम्स हैं। और मेटल से केस में क्योंकि हम बात करें फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल की तो नेचुरली मेटल वाली हम लोग बात कर रहे हैं, मेटल्स की बात कर रहे हैं। तो मेटल्स में जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका न्यूक्लियस से जो फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स जो लगता है, वो बहुत ही वीक होता है, बहुत ही कमज़ोर होता है। और उस कमज़ोर फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं कि वो उस एटम से बाहर निकल जाते हैं, न्यूक्लियस से डिटैच हो जाया करते हैं, बाहर निकल आते हैं। न्यूक्लियस से उनका फोर्स इतना कम होता है, और इस वजह से जैसे ही वो बाहर निकलेंगे तो आप देखिए कि जैसे अगर एक ये बहुत सारे, अभी मैं पहले बनाऊंगा कि ऐसे बहुत सारे ये बहुत सारे इसके अंदर, ये बहुत सारे इसके अंदर एटॉम है। अब आप लेके आए रूम टेम्परेचर पर, जब आप रूम टेम्परेचर पर लेके आए तो ये इलेक्ट्रॉन ये बाहर आ गया तो ये पॉजिटिव आयन बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया ये पॉजिटिव आयन बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया ये पॉजिटिव आयन, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो ये पॉजिटिव आयन, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो ये पॉजिटिव आयन, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो ये पॉजिटिव आयन, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो ये पॉजिटिव आयन, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो ये पॉजिटिव आयन, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो ये पॉजिटिव आयन। तो आप देखेंगे कि उतने ही पॉजिटिव आयन बन जाते हैं जितने उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों के नंबर इक्वल होते हैं। यही वजह है कि हमारे पास जो मेटल पीस होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। और रूम टेम्परेचर पर जो ये इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है मेटल्स में, खास तौर से इनकी डेंसिटी होती है वो होती है अप्रॉक्सीमेटली 10⁻29 पर मीटर क्यूब। इसका मतलब यूनिट वॉल्यूम में इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब ये हुआ
कि यूनिट वॉल्यूम में, यू हैव पर मीटर क्यूब, यूनिट वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के नंबर होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 29 इतने होते हैं पर मीटर क्यूब। हम आपको बता दें कि जिसमें जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतना ही ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होगा। इसलिए जो सिल्वर होता है ये बेस्ट कंडक्टर होता है। सिल्वर के बाद फिर कॉपर आता है, उसके बाद गोल्ड आता है और फिर एल्युमिनियम आता है। इस सीक्वेंस में ये इनकी कंडक्टिविटी इस सीक्वेंस में होती है कि सबसे बेस्ट कंडक्टर जो होता है वो सिल्वर होता है, फिर कॉपर होता है, फिर गोल्ड होता है और फिर एल्युमिनियम होता है, बिकॉज कि उसी के सीक्वेंस में जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम होती चली जाया करती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हैं, ये रूम टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा वेलोसिटी गेन कर लेते हैं। इनकी वेलोसिटी जो होती है वो 10⁵ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की होती है। आप सोचेंगे कि जब ये इतनी हाई वेलोसिटी से 10⁵ मीटर पर सेकंड की हाई स्पीड से जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं तो फिर इसका मतलब इस मेटल के पीस में तो बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होती होगी, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि क्या होता है, देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स अगर जैसे मान लो कि इसके अंदर n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप देखिए कि इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए इसकी इनिशियल स्पीड ये u1 है, ये u2 है, ये u3 है, ये u4 है, ये u5 है, ये u6 है, ये u7 है, ये u8 है। इस तरह से आप देखिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा है लेकिन डायरेक्शन किसी कहीं है किसी कहीं। अगर हम लोग एक इमेजिनरी प्लेन यहाँ पर ड्रॉ कर दें तो आप देखेंगे पर सेकंड जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जाते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जाते हैं। इसका मतलब कि जो रिजल्टेंट ट्रांसफर होता है चार्ज का वो जीरो होता है। जब रिजल्टेंट ट्रांसफर जीरो होता है चार्ज का तो क्योंकि Q जीरो है तो आप देखिए I = 0.t, तो यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होती। हालांकि जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हुआ करती है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में मैं आपको बताऊं, पहली बात आती है कि थर्मल स्पीड, पहली बात आती है थर्मल स्पीड और ये बहुत ज़्यादा होती है। मैंने बताया आप लोगों को जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी थर्मल स्पीड जो होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 10⁵ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की हुआ करती है। इतनी हाई इनकी स्पीड हुआ करती है और इसकी वजह से ये सब मूव करते रहते हैं। लेकिन क्योंकि कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की, इसलिए जो रिजल्टेंट करंट हुआ करती है वो जीरो होती है। बिकॉज अगर आप इन सारे जितनी भी इनकी इस वेलोसिटीज़ हैं अगर आप उसका एवरेज निकालेंगे तो वो होगा ज़ीरो। अगर आप देखें कि अगर n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो अगर आप देखेंगे कि u1 + u2 + u3 अप टू un, अगर n और n से डिवाइड कर दिया आपने तो आप देखेंगे एवरेज थर्मल स्पीड निकल के आएगी, वो जीरो निकल के आया करती है। इसलिए यहाँ पर कोई भी चार्ज का फ्लो नहीं होता रिजल्टेंट, इसलिए कोई भी करंट फ्लो यहाँ पर नहीं हो करती थर्मल स्पीड की वजह से। दूसरी बात ये आती है निकल कर कि यहाँ पर कोई फोर्स लग रहा था इसलिए इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद ये होती है बात कि आप देखो कि अगर आपसे आ जाए तो मोशन का टाइप क्या होगा, तो आप देखेंगे कि मान लो अगर हम लोग कोई एक इलेक्ट्रॉन का मोशन देखें कि ये इलेक्ट्रॉन चला था तो ये इलेक्ट्रॉन आया, कोलाइड किया, जैसे टकराया इससे, इसकी डायरेक्शन चेंज हुई, टकराया इससे, फिर गया टकराया इससे, फिर गया टकराया इससे, फिर गया टकराया इससे, फिर गया टकराया इससे, तो जिगजैग मोशन होता है। यहाँ पर जो मोशन होता है इनका ये जिगजैग मोशन होता है। इस मेटल में जितने भी एटम्स होंगे, जितने भी पॉजिटिव आयंस होंगे और आपस में इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, उनका कोलिजन आपस में हो सकता है और उसकी वजह से ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव नहीं करते हैं, बल्कि उनका मोशन जो होता है वो जिगजैग मोशन हो सकता है, लेकिन उनकी स्पीड तब भी बहुत ज़्यादा रहा करती है। लेकिन अगर हम लोग किसी भी वायर को, किसी भी मेटल के पीस को अगर हम लोग किसी भी बैटरी या एक सेल के टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं तो उस वायर के लेंथ के अलॉन्ग वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाया करती है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। तो क्या होगा देखिए, हम बता रहे हैं अगली बात, ये तो थर्मल स्पीड की बात, हम बात कर रहे हैं ड्रिफ्ट स्पीड की।
ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है ये समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। ड्रिफ्ट स्पीड को हम v सफिक्स d से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपसे ये कहा कि जैसे कि ये एक वायर है, ये एक वायर, इसमें बहुत सारे पॉजिटिव आयन हैं और ये मानिए कि इलेक्ट्रॉन भी है, जितने पॉजिटिव आयन हैं उतने इलेक्ट्रॉन भी, ठीक है। ये अब आपने इसकी लेंथ अगर L है तो आपने यहाँ पर अगर एक V वोल्ट की बैटरी लगा दी, यहाँ पर आपने या सेल लगा दी जिसका वोल्टेज है V, ये लगा दी, तो आप देखेंगे इसका ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश होगी अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो ये होगी, ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, पॉजिटिव आयन भी करेंगे लेकिन वो चल नहीं सकते हैं, तो हम लोग उन्हीं की बात देख रहे हैं, चल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे F इक्वल टू Q, लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन इस फोर्स की वजह से एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलेंगे? तो आंसर है नहीं। जैसे ही आप लोग एक बैटरी अटैच करेंगे तो इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन पाथ पर नहीं चलेंगे। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अगर आप गौर से अगर आपको ध्यान हो कि जब बैटरी लगी नहीं थी तो सभी इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो किसी न किसी डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। जैसे कि आप देखिए ये मूव कर रहा है ऐसे, ये मूव कर रहा होगा ऐसे, ये मूव कर रहा होगा, सपोज ये मूव कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, सपोज ये मूव कर रहा होगा इस डायरेक्शन में। तो जब इन पर ये फोर्स लग रहा था, सॉरी फोर्स नहीं था, इन पर ये ऐसे मूव कर रहे थे, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करना शुरू कर देंगे, और जो फोर्स लगेगा वो होगा इस डायरेक्शन में। कितना फोर्स होगा? F इक्वल टू QE, F इक्वल टू QE, F इक्वल टू QE, F इक्वल टू QE, ये फोर्स आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये इस पर फोर्स आना शुरू हो जाएगा। अब आप खुद सोच के देखिए, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्ट्रेट लाइन आप मूव करते हैं कि नहीं करते हैं, तो आप खुद सोच के देखिए कि कोई चीज जा रही थी ऐसे और उस पर फोर्स लगी ऐसे, तो वो उसका पाथ ऐसे है, यानी कि वो अगर कोई चीज जा रही है ऐसे, फोर्स लगे ऐसे, तो उसका पाथ ऐसे होगा, तो जाएगी इस पाथ पर। ये जा रही थी ऐसे, फोर्स लगा ऐसे, तो ये ऐसे आएगा। ये फोर्स लगा रहा था ऐसे जाए, फोर्स लगा ऐसे, ये जा रही थी ऐसे, तो ये ऐसे जाएगी। ये स्ट्रेट लाइन पाथ है, बिकॉज यहाँ तो डायरेक्शन ऑफ मोशन भी होता, तो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन इसका ऐसे होगा, उस पर फोर्स लगेगा ऐसे, तो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। जो जा रहा था ऐसे, फोर्स लगेगा इसी डायरेक्शन में, तो उसका स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। लेकिन मैक्सिमम जो नंबर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के, उनका पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, उनका पाथ एक कर्व पाथ होगा, वो कर्व पाथ में मूव करेंगे। आप ये बात ध्यान रखिएगा। फिलहाल मैंने आपसे ये कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन का मोशन देखें, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन का, जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि भाई ये एक वायर था और इसमें ये पॉजिटिव आयन थे, ये पॉजिटिव आयन थे, ये पॉजिटिव आयन थे। अब मान लीजिए कि मैं आपसे कहूँ कि भाई यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था, ये एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ फिलहाल मैं। अब ये एक इलेक्ट्रॉन था, अब इस पर मान लीजिए कि इसकी जो वेलोसिटी थी वो थी इस डायरेक्शन में, ये थी इस डायरेक्शन में, लेकिन इस पर जो फोर्स लगा वो फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, तो ये इसका पाथ कैसा होगा? कर्व पाथ। तो ये टकराया इससे, यहाँ पर टकराया, तभी इसकी जो स्पीड थी वो एकदम से कम हो जाएगी, जैसे टकराएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी 0, फिर उसके बाद चलेगा ये यहाँ टकराएगा, ठीक है। फिर से इसकी स्पीड टकराएगा, फिर टकरा के फिर ये चलेगा, फिर टकरा के ये चलेगा, फिर टकरा के मान लीजिए कि ये चलेगा, फिर टकरा के ये चलेगा, फिर टकरा के ये जाएगा, इस तरीके से। तो आप देखें बार बार जो इलेक्ट्रॉन चलेगा यहाँ से, जब कोलिजन पहले ये होगा, फिर 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 ये होगा, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर से
बाहर निकल के आएगा। ठीक है, आपको देख के लग रहा होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई पहले इनकी स्पीड थी बहुत ज़्यादा 10⁵ मीटर पर सेकंड, और जब फोर्स लग रहा है तो इसकी स्पीड शायद और भी ज़्यादा हो गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं। आप देखिए पहले जो इलेक्ट्रॉन थे ये इन पर कोई फोर्स नहीं था, ऐसे घूम रहे थे, लेकिन अब एक पर्टिकुलर फोर्स लगा डायरेक्शन में, अब तो इस पर फोर्स लग रहा है, बीच में जो भी चीज़ आएगी उसे टकराएगा, इसलिए इसकी स्पीड बार बार 0 होगी फिर बढ़ेगी, क्योंकि फोर्स लग रहा है ना इस डायरेक्शन में, इसलिए एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। तो एक्सेलरेट होगा, फिर उसकी स्पीड बढ़ेगी, फिर वो टकराएगा, उसकी स्पीड 0, फिर स्पीड बढ़ेगी, फिर टकराएगा, फिर स्पीड 0, फिर बढ़ेगा। तो आप देखिए, आपने कभी गौर किया हो कि अगर हम किसी वायर में बहुत देर तक करंट फ्लो कराते हैं तो वो वायर गर्म हो जाया करता है। ठीक है, इसलिए गर्म हो जाया करता है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो बार बार उनका कोलिजन होता है पॉजिटिव आयन से, और उन पॉजिटिव आयन से कोलाइड करने की वजह से उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बार बार हीट में कन्वर्ट होती है, और उनको फर्दर चलने के लिए जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी मिलती है बैटरी से। जो ये सेल लगा हुआ है, जो बैटरी लगी हुई है, इससे भी चलने की एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी फिर से कन्वर्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फिर वो कन्वर्ट होती है हीट में। तो यहाँ से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है इसके अंदर, वो इस बैटरी से, इस सेल से उसको एनर्जी मिल रही है, वही जो एनर्जी मिल रही है वही कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, वही कन्वर्ट हो रही है हीट में। ठीक है, तो जो सोर्स है हीट का वो ये बैटरी। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनकी जो एवरेज स्पीड आप निकालोगे वो कम हो जाया करती है। आप देखिए किसी भी वायर के जो एंड्स हैं, अगर आपने किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं किए हुए हैं तो जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है वो थर्मल स्पीड है, जिसका मैग्नीट्यूड 10⁵ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर का है। लेकिन अगर हम लोग किसी भी वायर के एंड्स को किसी भी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो फिर उस केस में जो एवरेज स्पीड को गेन करता है, जिस एवरेज स्पीड से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आता है, वायर के एक एंड से दूसरे एंड तक डिस्टेंस कवर करता है जिस एवरेज स्पीड से, उसे इसकी ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं। और आप समझ लीजिए कि उसकी वैल्यू इसके मुकाबले काफ़ी कम होती है, वो 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर की रह जाया करती है। ये होती है ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है, आप देखिए अगली बात हम जो करते हैं वो हम करते हैं कि मीन फ्री पाथ क्या होता है और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। देखिए, मीन फ्री पाथ एंड रिलैक्सेशन टाइम। मीन फ्री पाथ, इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं या लैम्डा बार से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन फ्री पाथ का मतलब ये होता है कि आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन हो रहे हैं लगातार, इलेक्ट्रॉन ने कोलाइड किया, फिर ये 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 कोलाइड किया, फिर बाहर निकल गया। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो दो कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन्स होते हैं उनके बीच जितने भी एवरेज डिस्टेंस वो कवर करता है उसे उसका मीन फ्री पाथ कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट कोलिजन में जो डिस्टेंस कवर करी ये λ1, सेकंड में ये λ2, थर्ड में ये λ3, फोर्थ में ये λ4, फिफ्थ में ये λ5, फिर ये λ6, इस तरह से। तो जो मीन फ्री पाथ होगा, जो एवरेज डिस्टेंस कवर करी है इसने दो कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन्स के बीच में, उसे उसका मीन फ्री पाथ कहते हैं। इसका मतलब मीन फ्री पाथ जो होगा लैम्डा इजिकल टू λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 अप टू λn डिवाइडेड बाई n। अगर n टाइम्स कोलिजन हुआ है तो ये होगा इसका मीन फ्री पाथ। फिर आता है रिलैक्सेशन टाइम, इसको हम टॉ से प्रेजेंट करते हैं। रिलैक्सेशन टाइम, इसको हम टॉ से प्रेजेंट करते हैं। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब ये होता है कि आप देख रहे हैं कि लगातार कोलिजन्स हो रहे हैं, तो जो एवरेज टाइम लगता है जो कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन्स के बीच में, उसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। आप जब किसी भी वायर के टर्मिनल्स को कनेक्ट करते हैं बैटरी से, तो आप देखेंगे कि दो कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन्स के बीच में जो एवरेज टाइम लगेगा उसे उसका रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। अगर यहाँ पर टाइम लगा τ1, यहाँ τ2, यहाँ τ3, यहाँ τ4, ये τ5 एंड सो ऑन, तो जो हुआ रिलैक्सेशन टाइम टॉ इजिकल टू ये होगा τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 अप टू τn डिवाइडेड बाई n। ये होगा इसका रिलैक्सेशन टाइम। आप देखिए कि अगर हम आपसे कहें कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं
तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है रिलैक्सेशन टाइम पर, तो हम निकाल सकते हैं। आप देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिलैक्सेशन टाइम। ये आप देखिए कि आपके पास ये मेटल या कोई भी वायर है, तो क्रॉस सेक्शन में शो कर रहा हूँ, एक सिंप्लीफाइड फिगर बना रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन ये आया, फिर ये टकराया, फिर ये टकराया, फिर ये टकराया, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है। और मैंने आपसे कहा कि जो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन्स, जो दो पॉजिटिव आयन हैं, इनकी तो लोकेशन फिक्स है, इनके बीच की डिस्टेंस है उसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप देखेंगे कि टकराने के बाद जो स्पीड है वो तो लगातार वेरी करेगी, यहाँ पर टकराया तो जीरो, फिर बढ़ना शुरू हो गई, यहाँ पर मैक्सिमम हो गई, इसलिए स्पीड कांस्टेंट नहीं है। अगर मैं ये मानूं कि जो स्पीड है अगर मैंने उसको VRMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड एवरेज स्पीड निकाल दी है, तो आप देखेंगे कि जो दो कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन्स हैं उनके बीच जो टाइम लगेगा, जिसको हम रिलेशन टाइम कहते हैं, वो टाइम वो टॉ इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन्स और अपॉन रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये होगा। ठीक है भाई, ये होगा। अब आप देखिए कि अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या फर्क पड़ेगा। आप देखिए कि इफ टेम्परेचर T ये बढ़ जाता है, तो आप देखेंगे कि ये जो पॉजिटिव आयन है ये अपनी जगह फिक्स होते हैं और ये ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं, ये इस तरह वाइब्रेट करते रहते हैं, इस तरह वाइब्रेट करते रहते हैं। तो जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो होगा पॉजिटिव आयन का बढ़ जाएगा, तो जो इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन टू पॉजिटिव आयन्स है वो कम हो जाएगी। आप लिखेंगे कि अगर टेम्परेचर T बढ़ जाएगा तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयन्स will also increase, hence average distance between two positive ions decrease। क्या डिक्रीज हो जाएगा? लैम्डा, कि लैम्डा डिक्रीज हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि एंड फ्रॉम फॉर्मूला था VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट T, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये गैस मॉलिक्यूल्स का बिहेव करते हैं। तो जिस तरह से गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं आप लोग पढ़ चुके हैं कैंट थ्योरी ऑफ गैसेस में कि VRMS जो होता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट T। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मेटल टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो उसकी जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो बढ़ जाएगी। तो आप लिखेंगे कि दिस फ्रॉम VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट T। जब आप देखेंगे ये बढ़ेगा तो VRMS क्या होगा, ये बढ़ जाएगा। तो इस इक्वेशन से फ्रॉम A आप देख रहे हैं कि जो लैम्डा है ये कम हो रहा है और VRMS बढ़ रहा है, तो टॉ क्या होगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कम होता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम है वो कम होता चला जाया करता है। इसका यूज़ आप लोगों को आगे करना होगा, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। आज की वीडियो में इतने रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए टॉपिक्स हैं इस यूनिट के वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।